पाठ्यपुस्तक का प्रकरण 5वां कौन सा है? 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके पहले हमने ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें कौन-कौन सी प्रमुख बातें हैं पहले उसको जान लेते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पाठ है वो समीकरण पर आधारित है और वो है रेखीय समीकरण, और वो भी 2 चरांकों वाला रेखीय समीकरण। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उदाहरण में, पहला समीकरण आपने देखा x + 3 = 10, y² + 3 = 28। सिमिलरली यहाँ पर तीसरा इक्वेशन दिख रहा है आपको, x/6 + 3 = 10। तो ये सभी क्या है? समीकरण है। तो समीकरण कई प्रकार के हो सकते हैं। 1 चरांक वाला समीकरण, 2 चरांक वाले समीकरण, चरांक की घात 1 वाला समीकरण, चरांक की घात 2 वाले समीकरण। तो ये अलग-अलग प्रकार के समीकरण हो सकते हैं। मतलब एक चरांक वाला समीकरण हो सकता है, रेखीय समीकरण हो सकता है, वर्गीय समीकरण हो सकता है। तो मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अलग-अलग प्रकार के इक्वेशन होते हैं। तो हमारा ये जो पाठ है विशेषकर यह रेखीय समीकरण पर आधारित है, वो भी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो उसमें क्या खास बात होगी? तो उसमें खास बात होगी कि उसके जो चरांक है, उसकी मैक्सिमम जो घातांक है वो 1 होगा। उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। दूसरा, उसमें चरांक की घात 2 या मतलब 1 ही होगी, तो घात 2, 3, 4 नहीं चलेगा। अब ये तीनों की तुलना करें तो तीनों समीकरण में चरांक की घात 1 और चरांक की घात 2 भी है, और तीसरे समीकरण में चरांक की घात 1 है। तो घात 1 है, घात 2 है, ऐसे अलग-अलग प्रकार के समीकरण हो सकते हैं। और तीनों में हमने देखा तो चरांक तो एक ही है। ये 1 चरांक वाले सारे समीकरण हैं। समीकरण में एक ही चरांक है और चरांक की घात 1 है, तो वो 1 चरांक वाला रेखीय समीकरण होता है, जैसा कि उदाहरण में पहला और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है। घात हमेशा पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसी आधार पे 2 चरांक वाले समीकरण कैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें 2 वेरिएबल होंगे, 2 चरांक होंगे। तो जब समीकरण में 2 चरांक हो और चरांक की घात 1 हो, ध्यान रखेंगे घात जो है मैं चरांक की घात 1 ही होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, यानी वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण में 2 चरांक होने चाहिए और चरांक की घात 1 ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x + y = 6, यह 2 चरांक वाला समीकरण है, उसकी घातांक 1 है, इसलिए वह लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिमिलरली a + 6 भी में भी 2 वेरिएबल है, घातांक 1 ही है उसके। 2a - 4 भी 2 वेरिएबल है, चरांक की घात 1। ये सब क्या है? 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तब 2 चरांक है, इसका मतलब वहां पर समीकरण को बैलेंस करने के लिए उसके 2 मान हो सकते हैं। 2 मान मतलब प्रत्येक चरांक का अलग-अलग मान निकलेगा। तो ये जो चरांक है उनके जिस मान के लिए ये समीकरण बैलेंस हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं समीकरण का हल। ओके, तो समीकरण का हल का मतलब कोई भी समीकरण का हल निकालने का अर्थ ही यही होता है कि उस समीकरण में जो चरांक है, यानी जो अननोन नंबर है, उसके मान को ज्ञात करना। उसके मान को अगर हम ज्ञात करते हैं, जो भी अननोन नंबर है या चरांक है, तो वही हमारा हल होता है, सॉल्यूशन होता है।
दो चरांक वाले किसी भी रेखीय समीकरण के असंख्य हल हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक चरांक के एक मान के लिए संबंधित दूसरा जो चरांक है उसका मान जो भी आएगा, तो जब एक का मान बदलेगा तो दूसरे का मान भी अपने आप बदलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, समीकरण को बैलेंस करना है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ताकि वो समीकरण जो है, इक्वेशन कहाँ कैसा होना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के हल को हम एक क्रमिक युग में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं, जिसमें एक चरांक x जो है उसको पहले लिखते हैं, दूसरा चरांक अगर y है तो उसका हम बाद में लिखते हैं। तो पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। मतलब पहला कोई भी चरांक है उसका एक वैल्यू, फिर कॉमा लिखेंगे, उसके बाद दूसरा मान हम लिखेंगे और वो ब्रैकेट में कोष्टक में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 10, यह एक समीकरण है। अब इसका मान क्या हो सकता है, यानी दो चरांक है उनका योग 10 है, दोनों को जोड़ने पर 10 आता है। तो सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू 10। तो अब 10 का वैल्यू आने के लिए ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि अगर x 1 है तो y 9 होगा, बिकॉज 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ये बैलेंस हो गया। अगर x 2 है तो y 8 होगा, 2 प्लस 8 वो भी 10 हो गया। 3 7 का सम भी 10 होगा, 4 6 का वैल्यू भी 10, 5 5 वो भी 10, 6 4 वो भी 10, 7 3 वो भी 10, 8 2 वो भी 10। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हमें मिलेगा, हल मिलेगा। -1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, है ना। ऋणात्मक संख्या होगी तो भी वो हम हल इसका निकाल सकते हैं। ऋणात्मक निगेटिव वैल्यू के लिए कोई भी चरांक का निगेटिव वैल्यू अगर लिखते हैं तब भी हल हमें मिलेगा। तो असंख्य हल मिल सकते हैं किसी भी एक रेखीय समीकरण के जिसमें दो चरांक हैं। सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल टू 6, यह भी एक समीकरण है, इसके भी असंख्य हल मिलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 6 है, तो ऐसे जोड़ी बताओ, तो ऐसे बहुत संख्याएं बन सकती है, असंख्य। फॉर एग्जाम्पल 1 ऋण 5, 2 ऋण 4, 3 ऋण 3, 4 ऋण 2, 5 ऋण 1, 6 0, 7 और 1, 8 और 2, 9 और 3, 10 और 7, 10 और 4, ऐसे असंख्य संख्याएं हो सकती है जिनका अंतर धन 6 या +6 हो। तो हमने देखा कि एक रेखीय समीकरण जो है दो चरांक वाला, उसके असंख्य हल हो सकते हैं। तो फिर इसका मतलब एक समीकरण का, यानी सिंगल किसी भी एक इंडिविजुअल रेखीय समीकरण का जो कि दो चरांक वाला है, उसका हल एक कोई फिक्स नहीं हो सकता, उसमें एक दूसरी कोई शर्त होनी चाहिए ताकि हमें एक निश्चित हल मिले। नहीं तो ऐसे हम हल निकालने जाएंगे तो फिर बहुत सारे हल मिल जाएंगे। तो एक शर्त को पूरा करने के लिए तो ये असंख्य हल मिलेंगे, दूसरा शर्त भी मिलना चाहिए ताकि उसका कोई एक फिक्स निश्चित हल हो। ओके, चलो देखेंगे। प्रश्न संग्रह 5.1 पेज नंबर 86 पर है। पहले समीकरण के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यह x प्लस वाई दो चरांक लेना है, हमें उनका उपयोग करना है और फिर 5 रेखीय समीकरण बनाना है। तो आप समीकरण बना सकते हो x तथा y लेकर, a तथा b लेकर, m n लेकर, p q लेकर, कोई भी दो चरांक लेकर हमें समीकरण अगर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। कैसे? अब इसका हल यानी उत्तर क्या है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, x और y का उपयोग करना है और उनके घात को हम एक से एक ही रखना है, घात उसका एक होना चाहिए। जैसे मैंने पहला समीकरण बना दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। पहला समीकरण है कि x और y का योग 0 है। दूसरा हमने लिखा x प्लस वाई का मान 2 हो, वो भी हो सकता है, या
x माइनस वाई इक्वल टू 0। x और y का उपयोग करते हुए हम गुणांक का उपयोग करते हुए हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि चरांक की जो घात है वो 1 होना चाहिए। तो 3 मैंने बना दिया है, बाकी 3 तो आप स्वयं बना सकते हो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे असंख्य समीकरण बनाए जा सकते हैं। अब दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। इस समीकरण के 5 हल लिखिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरी शर्त लिखा है कि असंख्य हल तो होते ही हैं, हमने पहले देखा, लेकिन 5 ही लिखना है, तो आपको सीमित कर दिया है कि आप कम से कम 5 लिखेंगे, असंख्य नहीं लिखना है। एक दूसरी शर्त यहाँ पर आ गई, तो हमने हल को निश्चित 5 संख्या तक कर दिया है। देखो 5 कौन से होंगे ये निश्चित नहीं है, आप कोई भी 5 हल लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, दो संख्याओं का योग 7 है, तो आप कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को चेंज करेंगे और दूसरा वैल्यू अपने आप जो भी आएगा वह हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x का मान 1 रखते हैं, यानी x को हम बदलते हैं, वहां पर 1 लिखते हैं, तो y क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, तो देखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये हमारा समीकरण है। इसमें हमने x का मान 1 रखना है, तो हमने x की जगह पे 1 रखा, समीकरण को पूरा कर दिया, बन गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हल करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 7 माइनस 1, जो कि हमें रिजल्ट देगा 6। तो y इक्वल टू 6। तो x का मान अगर 1 है ऊपर तो y इक्वल टू 6 आएगा, यानी 1 एंड 6, 1 और 6 ये क्या है, इस समीकरण का एक हल मिल गया हमें। हल को हम एक साथ लिखेंगे। एक्स वाई है तो एक्स का मान पहले लिखते हैं 1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर y का मान जो भी है यहाँ पर 6 है। 1 एंड 6 ये क्या है, इस रेखीय समीकरण का हल है 1 6। ऐसे ही x का मान हम बदलते जाएंगे तो रिलेटिव y का मान निकलते जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप y का मान चेंज करके x का मान निकाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये पहला हल हमें मिला, हम इसी समीकरण का दूसरा हल खोजने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, x का मान बदल के देखते हैं 2। तो जब x का मान 2 हो जाएगा, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, समीकरण में x इक्वल टू 2 रखेंगे और फिर समीकरण को पूरा कर देंगे, तो बन जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y का मान हो जाएगा 7 माइनस 2, पक्षांतर कर देंगे 2 को राइट साइड में, तो मिल जाएगा 5। हमें रिलेटिव y इक्वल टू मिला 5। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 2। तो x का मान 2 है तो y का मान 5 है, दोनों का योग 7 होना चाहिए, ये शर्त है। समीकरण इसी हिसाब से बना है। तो हल कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कोष्टक में पहले x का मान 2, फिर y का मान 5, दोनों के बीच में कॉमा लगाएंगे, 2 5। ये हो गया इस समीकरण का एक दूसरा हल। पहला हमें मिला था 1 6, अब यह है 2 5। चलिए अब तीसरा हल खोजने की कोशिश करते हैं। हम y का मान चेंज करेंगे, y इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, तो समीकरण बन जाएगा x प्लस 2, क्योंकि y की जगह पे 2 लिखना है हमें। x plus 2 is equal to 7. So we get x is equal to 7 minus 2. और वो हो जाएगा 7 × 2 बराबर 5।
तो यहाँ पर रिलेटिव वैल्यू मिला x का, वो है 5। तो x इक्वल टू 5 ये हमारा एक वैल्यू मिला जब हमारा y 2 था। अब हमें हल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब ध्यान रखो, 2 एंड 5 लिखेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। हमें x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में लिखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम सब हल लिखने जा रहे हैं। तो 5 एंड 2 आएगा। 2 एंड 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा इसका आंसर, हाँ ध्यान रखिए। ऐसा क्यों हो गया? हम उस जगह कैसे भी लिखें, कैसे भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू ही 5 मिला है, तो हमें 5 लिखना है। अगर 2 5 लिखेंगे तो हम क्या लगेगा कि x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 तो नहीं है, यहाँ x का वैल्यू 5। तो ये हमने तीसरा हल भी देख लिया। तो इसी तरह से बाकी प्रश्न है वो आप हल कर लेंगे आराम से। अब बात आती है कि अगर इसी तरह से रहा तो मल्टीपल आंसर मिलेंगे किसी भी रेखीय समीकरण के, लीनियर इक्वेशन के, तो वो लॉजिकल तो सही नहीं है, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में कभी भी यूनिक आंसर आता है, फिक्स आंसर आता है। बिना लॉजिक का आंसर आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो गया। तो उसके लिए फिर क्या किया है, यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करेंगे, युगपत समीकरण की बात करेंगे। मतलब वहां पर दो समीकरण का एक ही घटना के संदर्भ में, एक ही सिचुएशन के संदर्भ में दो समीकरण बनाएंगे, और वो दोनों समीकरण की जो शर्त है वो पूरा करने वाला हल ही फिक्स हल, मतलब युगपत समीकरण का हल होगा। मतलब वो शर्त, दो उत्तर मिलेंगे x और y, दो मान मिलेंगे, और वो जो मान है वो दोनों समीकरण के लिए समान होना चाहिए, तब हम बोलते हैं उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन। और वो इकलौता एक ही आंसर आएगा जो कि दोनों के लिए कॉमन। दोनों के लिए अलग अलग असंख्य हल हो सकते हैं, लेकिन जो शर्त दोनों क्वेश्चन पूरा करेंगे उसका एक ही हल होगा। चलो समझते हैं इसको। तो ये नाम हो गया युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। और हमारा पाठ है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। उसी के अंतर्गत ये जब दो समीकरण को हम एक साथ सोचेंगे, एक नजर से देखेंगे दो समीकरण को, तो वो बन जाता है युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण का विचार जब हम एक साथ करेंगे, यानी वो शर्त दोनों पर लागू करेंगे, दोनों इक्वेशन पर, तो वो बन जाता है युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए हमारे पास असंख्य वैल्यू है, हमने देखा, पहले देख लिया। एक रेखीय समीकरण है तो उसके असंख्य हल यहाँ पर मिल रहे हैं हमें, दो चरांक वाले। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 6, उसके भी असंख्य हल मिल रहे हैं। ओके, तो अभी हमें अगर दोनों इक्वेशन यानी एक्स वाई जो यहाँ पर है वही एक्स वाई यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई इस इक्वेशन में है वही एक्स वाई दूसरे इक्वेशन में है। हमारे ये शर्त यही है, ये अलग एक्स वाई नहीं है और ये अलग एक्स वाई नहीं है, इसलिए इसका असंख्य हल, इसका असंख्य हल नहीं है। हमें दोनों का विचार साथ में करना पड़ेगा। मतलब जोड़ने पर 10 मिले और अंतर भी 6 होना चाहिए, दोनों शर्त हमें लागू करना है दोनों पर, तो हमें फिर x और y का वैल्यू, यूनिक वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, तो हम देखेंगे दोनों जितने भी असंख्य हल हैं दोनों समीकरण के, उनमें ऐसा कौन सा उत्तर है, हल है जो दोनों में है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 2। इसके अलावा और कोई भी हल जो है वो एक जैसा नहीं मिलेगा। तो 8 और 2 से हमें क्या मिलता है कि 8 और 2 का जो सम है, योग है, वो 10 है। ठीक उसी प्रकार 8 और 2 का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो दोनों इक्वेशन में ये आंसर फिट हो जाता है। इसको ये जो है ये सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है, यानी दोनों समीकरण का एक हल। तो इस तरह से ये दो शर्तें यहाँ पर लगती हैं। अब इसको शाब्दिक रूप में अगर मुझे कहना हो तो मैं क्या कहूँगा,
दो संख्याएं जिनका योग 10 है और उनका अंतर 6 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर दो शर्त हो गई। पहला, उनका योग 10 है, दूसरा उनका अंतर 6 है। ये दो शर्त को जो मानेगा वही उसका हल होगा। तो हमारा उत्तर है 8, 2। चलिए, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए, शर्तों को ध्यान में रखते हुए कुछ खेल खेलते हैं। आगे आपको युगपत समीकरण हल करते समय इसका उपयोग होगा। मैंने लिखा है, देखिए, दो गोला बनाया है, उसमें हमें संख्याएं लिखनी है। पहले दो गोले में कौन सी संख्या होनी चाहिए? जिनका योग 10 हो। आप सोचेंगे बहुत होंगी, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, ऐसे तमाम हो सकते हैं। लेकिन अभी तो दूसरी शर्त बाकी है, उनका अंतर 6 होना चाहिए। अब देखिए, अभी आपको क्लियर हो गया। ये दो शर्त हो गई, एक तो योग 10 होना चाहिए, दूसरा अंतर 6 होना चाहिए। वो संख्याएं कौन सी हैं? ओके। अब अगर आपको मैं कहूं कि इसको समीकरण बना के हल नहीं करना है, आप मन में कैलकुलेशन कीजिए और बताइए, तो कैसे बता पाएंगे आप? जिसको मैंने एक बॉक्स में रखा, मतलब हल जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी वही संख्या ऊपर भी होगी, वही संख्या नीचे भी होगी, उनका मान। फिर दूसरा उदाहरण है, दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो 40 होना चाहिए। अब देखिए, संख्या अगर बड़ी हो, छोटी संख्या है तो आप अंदाजा लगा लेंगे कुछ संख्याओं की जोड़ी बनाकर। लेकिन जब संख्याएं जब और बड़ी हो जाएंगी, विस्तार बढ़ेगा, तब थोड़ा सा मुश्किल होगा। योग 40 है, अंतर 10 है, तो 40 योग होने के लिए तो बहुत संख्याएं हैं। 0, 40, 1, 39, 2, 38, 3, 37, 4, 36, तो बहुत सारे होंगे, बराबर। लेकिन उनका अंतर 10 होना चाहिए। तो ये दोनों शर्त किस पर लागू होगी? थोड़ा सोचकर बताएं, कैसे हल इसका हम ज्ञात करें। बिना समीकरण बनाए मैं बात कर रहा हूं यहाँ। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ही तो समीकरण बना है। समीकरण की कीमत आप भी समझ में आएगी कि समीकरण न हो तो कितनी मुश्किल होगी ऐसे प्रश्नों को हल करते समय, हल निकालते समय। तो यहाँ पर जो बीजगणित है, अलजेब्रा है, उसका कितना बढ़िया उपयोग हो रहा है। अभी है, दो संख्याओं का योग 48 है, अंतर 36 है, तो कौन सी संख्या होगी? और मुश्किल होगी ये पे। चौथा उदाहरण क्या है? दो संख्याओं का योग 100 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 50 है, तो वो संख्याएं कौन सी? और मैंने क्या कहा, इससे समीकरण बनाकर हल करना हो तो आसानी से कर लेंगे, बिना समीकरण बनाए हल करना हो तो कैसे कर? ये सोचने की बात है, इसलिए तो खेल है ये। चलिए, हम एक दो उदाहरण बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है इसमें? हम क्या करेंगे, जो दो संख्याएं हैं, दोनों मान जो है, यानी एक का मान 10 है, एक का मान 6 है, योग 10, अंतर 6 है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे मतलब औसत निकाल लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 और 6, इनको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 16, और उसका आधा कर लेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 8। एक संख्या मिल गई 8, है ना मजेदार? फिर क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का अंतर ले लेंगे, यानी 10 और 6 का अंतर ले लेंगे, और फिर उसका आधा कर लेंगे, यानी भागे 2, आ जाएगा 2। देखो क्या किया हमने, सिंपल सा काम किया हमने। जो भी आंसर थे उसके, दो संख्याओं का योग है, अंतर है, योग अंतर को हमने जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, योग अंतर का डिफरेंस लिया और 2 से भाग दे दिया, और हमें मिला 8 और 2, और यही हमारा जो हल है वो आपको प्राप्त हो गया, 8, 2। अब चेक कर लो, 8 और 2 का योग 10 है, 8 और 2 का अंतर 6, मिल गया आंसर।
तो हमने कौन सा ट्रिक अपनाया? हमने जो उत्तर है हमारे पास राइट साइड में जो संख्या है, उन दोनों को जोड़ा, हमने सम लिया, उसका आधा कर दिया। फिर हमने उसका अंतर लिया और उसका आधा कर दिया। अंतर लेने की बात है तो ये कॉमन सेंस है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएँगे, है ना? ताकि ये धनात्मक उत्तर आए। चलो अब देखते हैं दूसरा 100 और 50। अब वही ट्रिक अपनाएंगे। आपको पता चल गया। हम क्या करेंगे? 100-50 को जोड़ देंगे, 150, उसका आधा कर देंगे, 75। क्लियर? अब हम 100-50 का अंतर लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो वो हो गया 50 का आधा 25। 75 एंड 25, यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 75 प्लस 25 100 एंड 75 माइनस 25 50। मिल गया ना आंसर? तो ये हम गणितीय खेल के द्वारा, खेल में हम आंसर ले रहे हैं, फटाफट, तुरंत, झटपट, जैसे भी हो, समय बचाकर हम ये ट्रिक अपनाएंगे, आंसर मिलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमको आंसर जल्दी निकालना है, हल कैसे करना है वो वहां मायने नहीं रखता है। तो आप इस तरह से हल तुरंत निकाल सकते हैं। चलो अब युग्म समीकरण जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हल करने की पद्धति, अभी ओरल मेथड तो हमने आपको बता दिया, लेकिन वो हर जगह लागू नहीं हो पाएगा, है ना? वो भी, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अब युग्म समीकरण हल करने के फिर जो गणितीय पद्धति है, प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, जो कि आपको परीक्षा के लिए सीखना बहुत जरूरी है, वो कौन कौन सी है? जिसमें से कुछ पद्धति जो हमें 9th क्लास में सीखनी है और कुछ पद्धति जो हमें अगले साल 10th क्लास में सीखनी है। तो कुल मिला के 4 पद्धति है, 2 अभी सीखना है, 2 10th में, 10वीं में, अगली कक्षा में सीखेंगे। पहला है एक चरांक का मान निरसन करना, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या होता है जानेंगे। दूसरा है एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर निरसन करना, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है आलेख पद्धति, ग्राफ मेथड, जो कि 10th में आएगा, अगले साल आएगा। देन डिटर्मिनेंट्स है, निश्चयक पद्धति, जो भी ये मेथड है, ये दोनों 3rd एंड 4th, ये कक्षा 10वीं में इसका हम देखेंगे इसको। तो 9th क्लास में 2 ही तरह की पद्धतियां हमें अध्ययन करना है और बहुत ही सिंपल मेथड है। पहला है एक चरांक का मान निरसन करना, इसको समझ लेते हैं, एक आध प्रश्न भी हल कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा एक समीकरण है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 हमारा दूसरा समीकरण। अंतर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौखिक कर लो जो हमने सीखा है, तो आप क्या करोगे? 14 2 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8, 14 और 2 का अंतर 12, 12 का आधा 6, 8 और 6 आंसर हो गया। ये तो तुरंत मिल गया हमें, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अगर आपने रिटन पेपर में इस तरह से आपने आंसर दे दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पर एक्चुअल मेथड फॉलो करना है। हमको मेथड भी आना चाहिए ना, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है हर जगह। पेज 83 पर यह है, हम देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? समीकरण को क्रमांक देंगे, नंबर। हमारे पास 2 समीकरण है, हमने नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चलो, क्यों हम नंबर क्यों देते हैं? तो नंबर देने से क्या होता है, आगे जब हम मेंशन करेंगे कि ये समीकरण को फॉलो किया हमने, इसमें वैल्यू रखा, उसमें वैल्यू रखा, तो किस में रखा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में हमने ये काम किया, समीकरण 2 में हमने वो काम किया। तो हम जो कुछ उसमें करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, वो हमें वो नंबर से मेंशन करना है। पूरा समीकरण बार बार लिख के नहीं कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 में हमने 2 से गुणा किया, ऐसा नहीं है। हमने सीधा लिखेंगे समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 की बात आएगी तो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों जगह हमको वही काम करना होगा। इसलिए हमें समीकरण का नंबर देना होता है। कभी कभी क्या होता है, ये समीकरण थोड़ा क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, तो उसको हम थोड़ा सरल करके और इजी इक्वेशन बनाते हैं, तो हम उसको फिर तीसरा नाम दे देते हैं। तो हम उस एक पहले समीकरण जो कठिन था उसमें काम करने के बजाय हम
जो सरल रूप दिया हमने उसमें काम करते हैं, तो हम वहाँ समीकरण नंबर 3 का उपयोग करेंगे, ऐसा हम मेंशन करते हैं बार-बार। चलिए, ये 2 समीकरण हमने देखा। अब इन दोनों समीकरण का एक साथ विचार करना है, तभी तो हमें युगपत समीकरण की बात आई है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसी क्रिया करने की जिसमें से एक चरांक जो है वो हट जाए, यानी उसका वैल्यू 0 आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर। जोड़ने पर या घटाने पर किसी तरह वो उसका वैल्यू 0 हो जाए, वो एलिमिनेट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, x और x, अगर हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण जोड़ेंगे तो x और x जुड़ के 2x हो जाए, बराबर। और प्लस y और माइनस y जोड़ेंगे तो 0 हो जाए, मतलब y एलिमिनेट हो जाए। तो यहां पर ये एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा अगर हम जोड़ते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं हम इसको घटा के देखते हैं, तो x और y का अंतर घटाएंगे तो भी x x 0 हो जाएगा, तो वे एलिमिनेट हो गया, ये भी चलेगा। तो जो ज्यादा इजी है, और ज्यादा इजी कौन सा होता है, जिसमें निगेटिव साइन ना आए, सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो आसान लगता है। तो हम क्या करेंगे अभी, y और y जो है ना, प्लस y माइनस y, वो सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि विपरीत संख्या है। तो अपोजिट नंबर को हम जब भी ऐड करते हैं तो 0 वैल्यू आ जाता है। x x हमने जोड़ा तो 2x मिल गया, माइनस y प्लस y को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो गया तो हमने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, बच गया। राइट साइड में आ गए हम, 14 प्लस 2 ऐड कर रहे हैं तो हम जोड़ेंगे दोनों को, 14 एंड 2 16, 2x इक्वल टू 16। Therefore x equal to 16 upon 2, that is 8। तो x का वैल्यू 8 मिल गया। अभी जो x का वैल्यू मिलता है वो वैल्यू हमें क्या करना है, ऊपर जो भी हमारा समीकरण है उसमें उसका मान फिट करेंगे, रख देंगे, बस यही 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। तो समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 में हम x का मान 8 रख देंगे, क्योंकि हमें x का मान 8 मिला है। अब देखो, मैंने लिखा है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 में, इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, समीकरण 1 में, वो नंबर देने का फायदा होगा, बराबर है। तो हम आगे क्या करेंगे, नंबर का यूज करेंगे। समीकरण 1 में x का मान 8 रखेंगे। चलिए, एक कौन सा है, ये है समीकरण 1, इसमें हम x का मान 8 रखेंगे, तो बन जाएगा 8 धन y बराबर 14। हल करेंगे तो y का मान मिल जाएगा, जो कि है 14 ऋण 8, दैट इज 6। तो x का मान 8 ऊपर हमें मिला, y का मान 6 नीचे हमें मिल गया। x और y को हम साथ में लिख देंगे तो हमें मिलेगा समीकरण का हल, दैट इज 8 एंड 6, 8,6। देखो, सब तरीका भी स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियों से नंबर कट जाते हैं। 6 8 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। x और y है तो x को पहले y को बाद में, ये मेथड फॉलो करना है। समीकरण का हल है x 8 एंड y 6। क्लियर हो गया, समझ में आया। दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 42, x माइनस वाई इक्वल टू 16। चलो फिर से वही काम करते हैं, पहले समीकरण को हम एक के नीचे एक लिखेंगे नंबर देकर। अब चेक करते हैं कि एलिमिनेट कौन होता है, x एलिमिनेट होता है या y। अब एक प्लस और एक माइनस है तो वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। गुणांक भी सेम है, एक x है एक y है, एक x है एक y है, दोनों में हमें ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमें समझ में आ गया। तो हम जोड़ेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा, जोड़ने पर 2x y कैंसिल, ऐड कर दिया, दैट इज 58। तो 2x इक्वल टू 58 है तो x इक्वल टू 58 अपॉन 2, दैट इज 29। अब यही x का वैल्यू हमें किसी भी एक समीकरण में रखना है, आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हम सिंपल वाला यूज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 42। इस समीकरण में हम रखेंगे x का मान 29। ओके, और बन जाएगा 29 प्लस वाई इक्वल टू 42, देयरफॉर वाई इक्वल टू 42 माइनस 29, और वो हो गया 13। तो x का मान 29 पहले मिला, y इक्वल टू 13 बाद में मिला, और हम इसको आंसर लिखेंगे। समीकरण का हल क्या है? 29 13। तो y को एलिमिनेट करने से क्या होगा? सीक्वेंस बना रहता है। कभी कभी हमें x को एलिमिनेट करना पड़ता है, तो y का वैल्यू पहले आएगा, x का वैल्यू बाद में आएगा। यही डिफरेंस है, लिखते समय x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो 29 एंड 13 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब प्रश्न संग्रह 5.1 में ऐसे ही प्रश्न है। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लिखेंगे। और फिर अब यहाँ पर बात यह है कि x का गुणांक 1 है पहले इक्वेशन में, दूसरे में 2 है। तो पहला आप सीधे सीधे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग गुणांक है, तो सजातीय पद नहीं हुए ना वो। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले इक्वल बैलेंस करेंगे, चाहे नीचे वाले को किसी तरह से ऊपर के बराबर, या दूसरे इक्वेशन को पहले के बराबर, या पहले इक्वेशन को दूसरे के बराबर। मतलब चरांक के गुणांक को बराबर करेंगे, इक्वेशन को बराबर नहीं करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 पहला इक्वेशन है, वो दूसरे इक्वेशन के बराबर करने के लिए हमें पहले इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो जो कि x बराबर हो जाएगा 2x है ना, x 2x अलग अलग है, तो कैसे बराबर करेंगे? x में हम 2 से गुणा करके बराबर करेंगे। अगर हमें x को बराबर करना है तो हमने क्या किया, x को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया पहले इक्वेशन में। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर हमने लिखा ना वहां पर, अब नया इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, 2 से गुणा किया तो 2x 2y और 8, सब में 2 से गुणा हो गया। तो समीकरण 1 जो है वो कन्वर्ट हो गया नए इक्वेशन में, उसको हम नंबर दे देंगे 3। अब 3 और 2 का विचार साथ में करेंगे। ये है 2, ये है 3। 3 में से 2 को घटाएंगे, जो भी बड़ा समीकरण दिखेगा ना, बड़ा नंबर, ताकि घटाने पे हमें कुछ पॉजिटिव सा मिले, पॉजिटिव नंबर मिले, उसको हम यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 8 जो नीचे वाला समीकरण 3 है, उसमें से हम ऊपर वाला समीकरण 1, समीकरण 2 में जो 1 है, उसको घटाने पर हमें पॉजिटिव नंबर मिल सकता है। आसानी होने के लिए बाकी आप कोई भी समीकरण में से किसी को भी घटाएंगे, खाली एलिमिनेट होना जरूरी है। तो यहाँ पर 2x है, हमने घटा दिया। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, माइनस करें तो हमें माइनस प्लस माइनस जो भी सिंबल है उसको अपोजिट सिंबल वहां लिखना है, क्योंकि घटाने के काम हो रहा है, जोड़ने में करना नहीं पड़ता है। तो ये कैंसिल हो गया, x जो है वो एलिमिनेट हो गया। 2 and 5 7, 8 minus 1 7, ये हमें मिल गया 7, y इक्वल टू 7, देयरफॉर y इक्वल टू 1। कितना सिंपल हो गया, y का मान 1 आ गया। अब यही y का मान 1 आप किसी भी समीकरण में रखो, मैं 1 में रखता हूं। समीकरण 1 इस तरह से है, इसमें y का मान 1 रख दिया हमने, तो x का मान मिल जाएगा 4 ऋण 1 3। तो हमें x का मान बाद में मिला, y का मान पहले मिला है, ध्यान रखेंगे। तो हमें x का मान को पहले लिखना है आंसर लिखते समय, और y का मान बाद में लिखना है। तो इस तरह से इन 2 समीकरणों का हल हमें मिल गया। इन 2 समीकरणों को बोलेंगे युगपत समीकरण। ठीक इसी तरह इसको भी करना है, आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं।